हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों। क्या हालचाल है सब बच्चों को? गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सारे साथियों? उम्मीद करता हूँ सारे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो मैं आ गया हूँ एक नए सेशन के साथ, और आज के सेशन में मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको गुप्त वंश। यानी कि हमने पीछे जो मौर्य वंश में जितने भी राजा थे उनके बारे में सारी बातें पढ़ ली थी। और मौर्य वंश में हमें टोटल 4 दिन लगे थे, क्योंकि भैया राजा भी बहुत थे। तो सारे राजाओं के बारे में जब हमें पढ़ा तो 4 दिन की तो क्लास बन रही थी। तो आज हम गुप्त काल शुरू करेंगे। तो एक बार सारे साथी जरा मुझे ये बता दो कि मैं आपको दिख रहा हूँ क्या? ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? तो मैं आज आपकी क्लास को शुरू करता हूँ। एक बार जरा सारे साथी बताइए कि मैं आपको दिख रहा हूँ क्या? मेरी क्लास ऑडियो वीडियो दोनों सही है? तो मैं आज की क्लास को शुरू करता हूँ। चंदन कुमार जी, सरोज, अंकित, अंजू, एक बार जरा सारे साथी मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है क्या? मैं आपको दिख पा रहा हूँ या नहीं दिख पा रहा हूँ? तो बीच में थोड़ी सी क्लास रुक गई थी, इसलिए मैंने तो क्लास को दोबारा शुरू किया। तो आप एक सारे साथी एक बार क्लियर करके मुझे ये बता दीजिए कि मैं आपको दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ। उसके बाद बिल्कुल एकदम सही है, ओके है, तो मैं आज की क्लास को शुरू करता हूँ। और आज हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई गुप्त वंश। चलो, सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताता हूँ, उसके बाद में हम लोग गुप्त वंश पर आएंगे। तो मेरे भाई भारत में हमने कल जो पहले पढ़ा था उसका नाम था मौर्य वंश। क्या था? उसका नाम मौर्य वंश था। जैसे ही भारत में मौर्य वंश का पतन हुआ, तो मौर्य वंश के पतन के बाद में भारत में मौर्य वंश के बाद में कुछ राजवंश आए थे। जैसे मौर्य वंश के बाद में शुंग वंश आया था, शुंग वंश के बाद में सातवाहन वंश आया था, और सातवाहन वंश के बाद में कुषाण वंश आया था। कौन सा आया था? कुषाण वंश। और कुषाण वंश का जो महान राजा हुआ था कुषाण वंश में, उसका नाम था मेरे भाई कनिष्क। क्या नाम था? कुषाण वंश में जो महान राजा हुआ था उसका नाम कनिष्क था, याद रख लेना। और कुषाण वंश के बाद में जो भारत में जिस राजवंश की उत्पत्ति हुई थी उस राजवंश का नाम था गुप्त वंश। क्या था? गुप्त वंश था। ये बात आपको याद रखनी, क्योंकि भारत में पहले क्या था? मौर्य वंश था। और मौर्य वंश के बाद, एक बार आप थोड़ा सा रुकिए, मौर्य वंश के बाद में भारत में अलग अलग राजवंश हुए थे। क्लियर है? वेरी गुड। तो मौर्य वंश के बाद में भारत में अलग अलग राजवंश हुए थे। उन अलग अलग राजवंशों की जो मैंने आपको बातें बताई है वो ये वाली बातें मेरे भाई, कि मौर्य वंश का जैसे ही भारत में पतन होता है उसके बाद में अलग अलग राजवंश आए थे। जैसे अगर बात की जाए तो मेरे भाई मौर्य वंश में अलग अलग राजवंश आए थे, है ना। मौर्य वंश के बाद में जैसे आपका शुंग वंश हो गया, शुंग वंश के बाद में सातवाहन वंश आता है, और सातवाहन वंश के बाद में कुषाण वंश आता है, और कुषाण वंश के बाद में आपका कौन सा आया था? तो गुप्त वंश कुषाण वंश के बाद में आया था। गुप्त वंश का जो उदय है वो मेरे भाई कब हुआ था? तब आपको बताना है कि गुप्त वंश का जो उदय था वो 3री शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? तो गुप्त वंश का उदय है वो 3री शताब्दी में हुआ था। अब 3री शताब्दी में जैसे गुप्त वंश का उदय होता है, तो अब हम लोग, ये तो बेसिक बातें थी, अब हम लोग गुप्त वंश के बारे में सारी की सारी बातें पढ़े थे। अब अगर बात करें मेरे भाई गुप्त वंश के बारे में, तो गुप्त काल में जितने भी राजा हुए उनकी जाति क्या थी? तो आपको याद रखना है कि अलग अलग इतिहास का, देखो मेरे भाई, जाति के बारे में अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, लेकिन मुख्य रूप से ये बताया जाता है कि गुप्त वंश में जितने भी राजा हैं उनकी जाति क्या थी। तो अब आपको बताना है वैश्य। अगर आपसे ये पूछे कि मेरे भाई गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक का मतलब होता है मेरे भाई फाउंडर। और गुप्त वंश का जो संस्थापक था उसका नाम श्रीगुप्त था। क्या नाम था? श्रीगुप्त था। और श्रीगुप्त ने 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की थी। ये श्रीगुप्त वाला नाम है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो श्रीगुप्त आपको याद रखना है। श्रीगुप्त 240 में इसने गुप्त वंश की स्थापना की थी। और इसने जब उपाधि धारण की, है ना, गुप्त वंश का जो राजा था श्रीगुप्त जो संस्थापक था, इसने कौन सी उपाधि धारण की थी मेरे भाई? तब आपको बताना आदिराज। आदि का मतलब होता है प्रारंभ, यानी कि ये प्रारंभ राजा बना था, इसलिए इस आदमी ने आदिराज की उपाधि धारण की थी, ये याद रख लेना। और ये जो जानकारी है, ये आदिराज वाली जो जानकारी है वो हमें कहाँ मिलती है? तो मेरे भाई प्रभावती के ताम्रपत्र से हमें जानकारी मिलती है ना। प्रभावती नाम की एक राजकुमारी है, और प्रभावती का जो पुना ताम्रपत्र है उससे हमें ये जानकारी मिलती है। पुना ताम्रपत्र में लिखा गया है कि गुप्त वंश का जो संस्थापक था श्रीगुप्त, उसने आदिव्राय की उपाधि धारण की थी। ये गुप्त वंश का संस्थापक है, याद रख लेना, है ना। अब गुप्त वंश की अगर बात की जाए मेरे भाई, तो यहाँ मैंने नहीं लिखा है, यहाँ लिख देता हूँ। गुप्त वंश को क्या कहा जाता है? तो आप एक नाम याद रख लेना, गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है।
गुप्त काल को क्या कहा जाता है? तो गुप्त काल नहीं, गुप्त काल लिखना है मेरे भाई, गुप्त वंश नहीं लिखना है ना। यहां लिख देता हूं, गुप्त काल को क्या कहा जाता है मेरे भाई? तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है मेरे भाई, याद रख लेना। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल या फिर स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? या तो स्वर्ण काल कह दो या फिर स्वर्ण युग कह दो, बात एक है। क्योंकि गुप्त काल में बहुत सारी कार्य हुए थे, गुप्त काल में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ था। गुप्त काल में अलग अलग विद्वान थे, जो चिकित्सा भी जुड़ा हुआ था, विज्ञान से भी जुड़ा हुआ था। इसलिए इस शासन काल में, गुप्त काल में भारतीय इतिहास में एक क्रांति का कार्य किया था। इसलिए हम गुप्त काल को क्या बोलते हैं? तो गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है या स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। आदिराज की इस आदमी ने उपाधि धारण की थी, ये बात याद रख लेना। श्री गुप्त के बाद में अगर दूसरा बात करें तो भैया इसके बाद में जो इनका गुप्त वंश में जो सेकंड राजा बना था, उसका नाम था मेरे भाई घटोत्कच। नाम याद रख लेना, गुप्त वंश का सेकंड राजा कौन बना था? घटोत्कच। और घटोत्कच का पिताजी का क्या नाम था? तो घटोत्कच के पिता का नाम श्री गुप्त था। अर्थात गुप्त वंश का अगला जो राजा है वो घटोत्कच बना था, और घटोत्कच है वो श्री गुप्त का बेटा था। ये बात भी आपको याद रखनी। यानी गुप्त वंश के दो प्रारंभिक, आपको अभी तक की जो बातें हैं ना वो आपको कुछ भी याद नहीं रखनी है। ये आपको याद रखना है मेरे भाई कि गुप्त वंश में पहला जो संस्थापक था वो श्री गुप्त था। श्री गुप्त के बाद में जो राजा बना था वो घटोत्कच राजा बना था। और घटोत्कच की बाद की बात की जाए मेरे भाई, बाद में राजा कौन बना था? तो मैं आपको बता देता हूं कि बाद में राजा बना था मेरे भाई चंद्रगुप्त। नाम याद रख लेना, चंद्रगुप्त प्रथम बाद में राजा बना था। और चंद्रगुप्त प्रथम है ये 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक ये चंद्रगुप्त राजा रहा था गुप्त वंश का। याद रख लेना, ये चंद्रगुप्त प्रथम है। आगे चंद्रगुप्त सेकंड भी आएगा और चंद्रगुप्त द्वितीय भी आएगा, ये प्रथम है मेरे भाई। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो चंद्रगुप्त को हम लोग बोलते हैं मेरे भाई गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। आपको याद रखना है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक का मतलब हुआ रियल फाउंडर। क्या होता है? रियल फाउंडर होता है। तो मेरे भाई याद रख लेना, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक इसे बोला जाता है। सीधा अगर पूछे कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था तो श्री गुप्त बताना, लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक पूछे तो श्री गुप्त बताना होगा। और ये गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी राजा लिख दो, या फिर आप यूं लिख दो कि मेरे भाई गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली राजा है। ये क्या है? गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली राजा। अगर गुप्त वंश में कोई पहला शक्तिशाली राजा बना है तो वो चंद्रगुप्त प्रथम था। और चंद्रगुप्त प्रथम है वो 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक ये राजा रहा था। ये बात आपको याद रखनी है। अब आपसे ये बात याद रखनी है, जब ये राजा बनता है यानी इसने आदिराज भी उपाधि धारण की थी। एक और उपाधि मैं लिख देता हूं इसकी, इस आदमी की एक उपाधि और है मेरे भाई महाराज। दो उपाधि धारण की थी, ये बात आपको याद रखनी जरूरी है ना। ये एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए मेरे भाई पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त प्रथम की बात की जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम क्या करता है मेरे भाई? जब राजा बनता है तभी इस आदमी ने जो उपाधि धारण की थी वो की थी महाराजा महाराज धीराज की। यानी कि मेरे भाई महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला जो पहला राजा था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। जबकि जो महाराज की उपाधि धारण करने वाला राजा है ना, उसका नाम आपको श्री गुप्त के नाम से जानना है। इस आदमी ने लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे और लिच्छवियों की राजकुमारी थी मेरे भाई जिसका नाम था कुमार देवी। कुमार देवी के साथ में इन्होंने विवाह किए थे। यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किसके साथ में हुआ था? तब आपको बताना है, कुमार देवी के साथ में इसका विवाह हुआ था। और कुमार देवी कौन सी थी? तो कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी थी। ये बात आपको याद रखनी है कि कौन सी राजकुमारी? भारत में एक लिच्छवी राजवंश भी हुआ है, उस लिच्छवी राजवंश की एक राजकुमारी थी जिनका नाम था कुमार देवी। कुमार देवी के साथ चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया था। और विवाह जब करता है ये आदमी, तब आपको बताना है कि मेरे भाई तो इन्हें दहेज में, जब इसके साथ विवाह किया कुमार देवी के साथ, तब इनको दहेज में क्या मिला था? तब आपको बताना है कि दहेज में वैशाली मिला था। क्या मिला था मेरे भाई? दहेज में वैशाली मिला था चंद्रगुप्त प्रथम को कुमार देवी के साथ विवाह करने। अब जो चंद्रगुप्त प्रथम का जो सबसे बढ़िया वाला एग्जाम में प्रश्न आता है वो ये आता है मेरे भाई कि चंद्रगुप्त प्रथम ने एक नया संवत शुरू किया था और उस संवत का नाम है मेरे भाई गुप्त संवत। क्या नाम है?
गुप्त संवत, ये बात आप याद रख लेना। गुप्त संवत किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा 319 से लेकर, और ऐसा बताया जाता है कि 320 ईस्वी के मध्य इन्होंने गुप्त वंश शुरू किया था। ये बात आपको याद रखनी जरूरी है। कब किया था? तो 319 ईस्वी से लेकर 320 ईस्वी के मध्य इन्होंने गुप्त वंश चलाया था। और गुप्तों का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो गुप्त वंश का सर्वाधिक विकास, गुप्त वंश का जो सर्वाधिक विकास है वो मेरे भाई चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुआ था। इसीलिए तो इसे कहा जाता है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, क्योंकि वास्तविक संस्थापक उसी राजा को कहा जाता है जिसके शासनकाल में सबसे ज्यादा विकास हुआ हो। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद में जो भारत में अगला राजा बनता है गुप्त वंश का, उसका नाम था मेरे भाई समुंदर गुप्त। नाम याद रख लेना, कौन सा राजा था? इसके बाद में जो भारत का अगला राजा बनता है उसका नाम समुद्रगुप्त था। और समुद्रगुप्त है वो 335 ईस्वी से लेकर और 380 ईस्वी के बीच में समुद्रगुप्त भारत का राजा रहता है। 335 ईस्वी से लेकर 380 ईस्वी के बीच में समुद्रगुप्त है वो भारत का राजा रहा था। बहुत ही प्यारा शासक है मेरे भाई समुद्रगुप्त, और हर एग्जाम में समुद्रगुप्त का प्रश्न आता ही आता है। क्यों आता है इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेंगे कि इसके बारे में कौन सा प्रश्न आता है। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? समझ में आ गई तो हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं मेरे भाई। अब देखो, समुद्रगुप्त के पापा की बात की जाए कि मेरे भाई इसके पापा का क्या नाम था, तब आपको बताना कि समुद्रगुप्त के पिताजी का नाम चंद्रगुप्त प्रथम था, यानी कि ये चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था और ये गुप्तों का अगला राजा बनता है। अब समुद्रगुप्त के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी हमें से कहाँ से मिलती है? तो प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। जब मैंने आपको मौर्य वंश में अशोक राजा पढ़ाया था तब मैंने प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आपको जानकारी दी थी। मैंने ये कहा था कि प्रयाग प्रशस्ति की स्थापना अशोक ने करवाई थी। वहां कौशाम्बी में स्थापित कर, कौशाम्बी से उठाकर अकबर इलाहाबाद दुर्ग में स्थापित करवाता है और इलाहाबाद दुर्ग को कहा जाता है मेरे भाई प्रयागराज। तो उस अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करवाया, इसलिए इसे नाम दे दिया प्रयाग प्रशस्ति के नाम से। अकबर के अलावा यहाँ से अकबर के बेटे जहांगीर के भी लेख मिले और प्रयाग प्रशस्ति पर सर्वाधिक जो लेख है वो समुद्रगुप्त पर मिलते हैं। ये बात मैंने आपको लिखवाई हुई है, देख लेना। इस प्रयाग प्रशस्ति में इनकी जानकारी मिलती है। और प्रयाग प्रशस्ति है मेरे भाई, इसका जो रचनाकार कौन था तब आपको याद रखना है कि प्रयाग प्रशस्ति पर समुद्रगुप्त की जो जानकारी मिलती है इसकी रचना हरिसेन नामक एक आदि व्यक्ति था। हरिसेन है ये समुद्रगुप्त के दरबार में एक मंत्री था। इस मंत्री ने प्रयाग प्रशस्ति पर समुद्रगुप्त के लेख के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये बात आप याद रख लेना। यानी प्रयाग प्रशस्ति का संबंध तो अशोक से है, लेकिन प्रयाग प्रशस्ति पर जो समुद्रगुप्त के लेख मिलते हैं वो समुद्रगुप्त के लेख लिखने वाला आदमी था, वो हरिसेन था। और ये हरिसेन नाम का आदमी आपको याद रखना है मेरे भाई। अब समुद्रगुप्त के बारे में अगर हम लोग जानकारी प्राप्त करना चाहे तो ऐसा कहा जाता है मेरे भाई कि समुद्रगुप्त को कहा जाता है 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 100 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है? तो 100 युद्धों का विजेता समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इस आदमी ने अपने जीवन में 100 युद्ध लड़े थे, इस कारण 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है और गुप्त वंश का महान राजा था। भैया जिस आदमी ने 100 युद्ध लड़ लिए और 100 युद्ध में विजेता रहा है तो गुप्त वंश का महान राजा, इससे बड़ा और महान क्या हो सकता है मेरे भाई? ये बात है। और 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है मेरे भाई किसे? तो एक नेपोलियन नाम का राजा था, इसलिए समुद्रगुप्त को एक नाम दिया जाता है क्या? भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये बात आप याद रख लेना, आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये क्या आ गया? अच्छा, मंथली, ठीक है मेरे भाई। तो इसे भारतीय इतिहास का महान राजा कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी। अब इसे भारत का नेपोलियन किसने कहा है? तो मेरे भाई आपको नाम याद रखना है कि इस आदमी को भारत का नेपोलियन कहने वाला जो नाम आदि व्यक्ति है उसका नाम है V.A. स्मिथ है। V.A. स्मिथ ये कहता है कि ये भारत का नेपोलियन है, क्योंकि नेपोलियन नाम का आदमी के बारे में इसे आपने सुना होगा। और अगर V.A. स्मिथ की बात की, अगर किताब की बात करूं तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किताब का नाम याद रख लेना मेरे भाई, EARLY, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया।
अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये जो किताब है मेरे भाई किसकी लिखी हुई है, तब आपको बतानी है कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक जो किताब है ये लिखी हुई है मेरे भाई V.A. इस्मत की। और इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इस किताब में इन्होंने क्या बताया है, तो इस किताब में इन्होंने बताया मेरे भाई किसे भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया, ये बात आपको याद रख लेना है, ठीक है। इसके अलावा समुद्रगुप्त को मेरे भाई सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया, क्या हुआ है, सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया, ये बात आपको याद रख लेना। मतलब समुद्रगुप्त की जो सिक्कों पर जो फोटो है ना, जो मूर्ति है, ये वीणा बजाते हुए दिखाया गया। इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद समुद्रगुप्त है वो वीणा बजाने का शौकीन था और समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे, है ना, अश्वमेध यज्ञ। और अश्वमेध जैसे ही इन्होंने यज्ञ करवाए तो इसलिए इसने कहा जाता है अश्वमेध यज्ञ करता, क्या बोला जाता है, अश्वमेध यज्ञ करता किसे कहा जाता है मेरे भाई, तब आप नाम याद रख लेना कि इस आदमी को अश्वमेध यज्ञ करता कहा जाता है, क्योंकि इस आदमी ने अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया था, ये बात आपके याद रख लेनी है, ठीक है मेरे भाई। अब समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के जो राजा थे उन पर अभियान चलाया था, और आर्यवर्त के वो 3 राजा थे, नागसेन, अच्युत और कोतकुजल, ये 3 राजा थे जिन पर इस आदमी ने अभियान चलाया था, ये बात आप याद रख लेना। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रख लेना, है ना। चलो, तो ये तो बात होगी मेरे भाई समुद्रगुप्त की, जो आपको मेन मेन इतनी सारी बातें याद रखनी है, और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और दूसरी बात इसकी इंपॉर्टेंट है कि इन्हें वीणा सिक्कों पर क्या बजाते हुए दिखाया गया, तो वीणा बजाते हुए दिखाया। बस ये 2 लाइनें ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछने वाली लाइनें है ना, याद रख लेना। ये 2 लाइनें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे भारत में, सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ कराने वाला राजा भी यही है, इसलिए इसे आप याद रख लेना। इसके बाद में जो अगला राजा बनता है गुप्त वंश का, उनमें अगर आप नाम याद रखो तो मेरे भाई नाम याद रखना चंद्रगुप्त सेकंड। कौन सा राजा हो जाएगा, अगला जो राजा है वो उसका नाम है मेरे भाई चंद्रगुप्त सेकंड। और चंद्रगुप्त जो सेकंड है वो राजा बना था 375 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी के बीच में राजा बना था। 375 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी के बीच में ये राजा बना था, ये बात आपको याद रख लेनी है, चंद्रगुप्त सेकंड। इसके बाद में राजा बनता है गुप्त वंश का। पहला राजा कौन था, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद में राजा कौन बना, घटोत्कच। घटोत्कच के बाद राजा कौन बना, तो चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में कौन बना, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के बाद में कौन बना, तो चंद्रगुप्त सेकंड राजा बनता है मेरे भाई, याद रख लेना। इस चंद्रगुप्त सेकंड के पिताजी का अगर आपसे नाम पूछे तब आपको पिताजी का नाम बताना होगा मेरे भाई, कि इनके पिताजी का नाम समुद्रगुप्त था। यानी समुद्रगुप्त के बाद में गुप्तों का अगला जो राजा बना था वो यही आदमी बना था, जिसका हमें नाम क्या लिखना होगा, समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त सेकंड जब राजा बनता है तो इसने भाई विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ये बात आप याद रख लेना, है ना। कौन सी उपाधि धारण की थी, तो इस आदमी ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसलिए आप जब भी नाम पढ़ोगे तो इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से हम लोग जानते हैं। विक्रमादित्य की उपाधि इसलिए धारण की थी क्योंकि इस आदमी ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। भाई हर आदमी तो यही तो चाहता है कि मेरे साम्राज्य का विस्तार हो, तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है मेरे भाई, तो आप याद रख लेना विक्रमादित्य के नाम से इस आदमी को जाना जाता है, याद रख लेना। इसके अलावा इस विक्रमादित्य के अलावा इस आदमी ने परम भागवत की भी उपाधि धारण की थी। और परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला गुप्तों का जो पहला राजा है वो चंद्रगुप्त ही था मेरे भाई। इससे पहले किसी भी गुप्त राजा ने आपकी ये वाली उपाधि धारण नहीं की है, याद रखना। देवराज, देवगुप्त और देवश्री ये इसके उपनाम है मेरे भाई। क्या क्या है, देवराज है, इसे देवराज भी कहा जाता है, देवगुप्त भी कहा जाता है और देवश्री भी कहा जाता है। देवगुप्त भी कहा जाता है और देवश्री भी इन्हें कहा जाता है, ये शायद इनके उपनाम है।
भाई इनको अन्य नाम से जानते होंगे शायद, देवराज के नाम से या देवगुप्त के नाम से, देवश्री के नाम से। इनमें जो सबसे बढ़िया है वो ये पूछा जाएगा कि गुप्तों का पहला राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो ये आपको, अब इस आदमी ने अपनी राजधानी चेंज कर ली थी, यानी कि दूसरी राजधानी बढ़ाई। चंद्रगुप्त सेकंड ने आपकी दूसरी राजधानी बढ़ाई थी, और दूसरी राजधानी का नाम क्या था मेरे भाई? उज्जैन था। तो अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि गुप्तों की, है ना, ये प्रश्न एग्जाम में कई बार आया हुआ है, कौन सा प्रश्न है कि भैया देखो, हाँ ध्यान में रखना ऐसे प्रश्न, गुप्त वंश की पहली राजधानी कौन सी थी? तो ऐसे एग्जाम में आपसे दो तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो गुप्तों की जो दूसरी राजधानी थी उसका नाम तो उज्जैन था, और गुप्त वंश की जो पहली राजधानी थी वो मेरे भाई पाटली थी। ये बात आपको याद रख लेनी है। जब गुप्त वंश की पहली बार स्थापना हुई थी ना, जो तो पहली बार पाटलिपुत्र इन्होंने राजधानी बनाई थी, क्योंकि मौर्य वंश कहाँ था? तो यहाँ मैंने आपको बताया, ये लिखा हुआ है मेरे, मौर्य वंश मैंने कल आपको पढ़ाया था कि मौर्य वंश था वो मगध पर था। तो मगध पर समय समय पर अलग अलग राजवंश हुए। मगध पर पहले मौर्य वंश, उसके बाद शुंग, सातवाहन, कुषाण और श्रीगुप्त, ये चार राजवंश है। तो मगध की राजधानी कौन सी थी मेरे भाई? मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, और पाटलिपुत्र थी ये दो नदियों के संगम पर थी, गंगा व सोन नदी के संगम पर थी। कौन सी? गंगा व सोन नदी के संगम पर थी। ये पाटलिपुत्र है, ये वर्तमान में कौन सा क्षेत्र है मेरे भाई? तो ये वर्तमान में पटना बिहार वाला क्षेत्र है। कौन सा? पटना और बिहार वाला क्षेत्र है ना, पटना बिहार वो है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना होगा कि इनकी पहली राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। ये प्रश्न आप याद रख लेना, क्योंकि बाद में आगे चलकर इन्होंने क्या किया था, अपनी राजधानी बना ली थी, जिनका नाम था मेरे भाई उज्जैन, है ना। अब इन्होंने वैवाहिक संबंध किन किन के साथ में स्थापित किए थे? तो वैवाहिक संबंध भी आप याद रख लेना कि मेरे भाई चंद्रगुप्त सेकंड ने किन किन के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए इन्होंने अपने जो आसपास के राजवंश थे उन सब के साथ में इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जैसे नागवंश हो गया, है ना, वाकटाक वंश हो गया, कदम वंश हो गया। नागवंश नाम लिख दो आप, वाकटाक वंश नाम लिख दो, इनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। और कदम वंश है, इनके साथ में इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ये उस जमाने के उनके समकालीन राजवंश थे जिनके साथ चंद्रगुप्त सेकंड विवाह करता है मेरे भाई। नागवंश, वाकटाक वंश और कदम वंश, इन सब के साथ ये आदमी क्या कर लेता है? वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेता है। गुप्त वंश की दूसरी राजधानी जो उज्जैन थी, जिसे प्राचीन काल में अवंती के नाम से जानते थे। किस नाम से? तो ये भी आप थोड़ा सा याद रख लेना। मौर्य वंश के दौरान, है ना, मौर्य वंश था ना, उस टाइम इसे क्या कहा जाता था? मौर्य वंश के दौरान इसे अवंती कहा जाता था। तो हो सकता है शायद आपसे उज्जैन न देकर अवंती दे दे, बात तो एक ही है ना। तो शायद आपसे ये भी बात पूछी जा सकती है। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? समझ में आ गई तो अपने अगले वाले बात पर करते हैं मेरे भाई, है ना। अब सबसे पहले आपको क्या याद रखने हैं मेरे भाई? और इन्हीं के शासनकाल की अगर बात करें तो प्राचीन भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है ना। प्राचीन भारतीय इतिहास का, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो इन्हीं के शासनकाल में भी गुप्तों का बाद में बहुत, यानी चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त सेकंड दो ऐसे राजा है जिनके शासनकाल में गुप्तों का सबसे ज्यादा भारत में विकास हुआ था। ये पॉइंट आप याद रख लेना। और इन्हीं के शासनकाल में ऐसा माना जाता है कि जीव कुमार का शिष्य था फाइयान। क्या नाम था मेरे भाई? फाइयान। ये फाइयान का भारत आगमन हुआ था, ये पॉइंट आप याद रख लेना, है ना। तो कई बार ऐसा पेपर में भी प्रश्न आ सकता है कि फाइयान किसके शासनकाल में भारत आया था? इनके शासनकाल में 415 ईस्वी से लेकर
411 ईस्वी तक फाहियान भारत में आया था। उस समय गुप्त वंश का राजा कौन था? तो चंद्रगुप्त सेकंड बताना है मेरे भाई। ये फाहियान कौन सा था? तो ये कहां से आया था तब आपको बताना है मेरे भाई। ये फाहियान था, ये चीनी यात्री था। कौन सा था? ये नाम चीनी गलत है मेरे भाई, ये तो चीनी चाय में डालने वाली होगी। चीनी यात्री था। और ये इनके गुरु का क्या नाम था? तो मेरे भाई फाहियान के गुरु का नाम जीव कुमार था। क्या नाम था? जीव कुमार था। जीव कुमार का शिष्य फाहियान था। ये भारत आया था 415 ईस्वी, सॉरी 409, गलत लिख दिया। ये 409 से लेकर 411 ईस्वी के बीच में ये भारत आया था। ये बात आप याद रख लेना। जीव कुमार का शिष्य था, चीनी यात्री था। ज्यादातर एग्जाम में यही आया कि फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था, याद रख लेना मेरे भाई, है ना। आगे चले। अब ये जो चंद्रगुप्त सेकंड है मेरे भाई, इस आदमी ने किसके चांदी के सिक्के जारी किए थे। इसने क्या जारी किए थे? चांदी के सिक्के जारी किए थे। ये बात आपको याद रख लेनी है ना। समुद्रगुप्त ने भारत के इतिहास में रजत, चांदी का मतलब होता है मेरे भाई रजत, है ना। चांदी का मतलब रजत, चांदी या फिर रजत के सिक्के जारी किए थे। ये बात आप याद रख लेना, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। चांदी यानी कि रजत के सिक्के जारी किए थे। और उन रजत के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो रूपक कहा जाता था। ये बात आप याद है। कई बार यो ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि रूपक क्या है, तब आप बता देना कि मेरे भाई रूपक क्या है। रूपक आपको बताना है कि भैया ये चांदी के सिक्के हैं, आप याद रख लेना, है ना। और इनका अगर आपसे पूछा जाए कि दरबारी विद्वान कौन सा था, चंद्रगुप्त सेकंड का एक दरबारी विद्वान था जिसका नाम था मेरे भाई दिक्कनाथ। क्या नाम था? चंद्रगुप्त सेकंड का एक दरबारी विद्वान था जिसका दिक्कनाथ नाम था। और दिक्कनाथ था ये मेरे भाई बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, जो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहा करता था। दिक्कनाथ को क्या कहा जाता है? तो मध्यकालीन न्याय का पिता कहा जाता है, याद रख लेना। क्या बोला जाता है? न्याय का पिता के नाम से हम लोग संबोधित करते हैं। ये बात आप याद रख ले, ठीक है। इतनी सारी बातें आपको चंद्रगुप्त सेकंड की याद रखनी है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चंद्रगुप्त सेकंड के बाद में चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में मेरे भाई नवरत्नों का एक समूह था, जिन्हें हम लोग नवरत्न के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो आप बता देना कि चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में 9 व्यक्तियों का एक समूह रहा करता था। क्या? एक 9 व्यक्तियों का समूह रहा करता था, जिसे किस क्या क्या बोलते हैं, तब आपको बताना है कि इसलिए से नवरत्न कहा जाता है। इसलिए से क्या बोलते हैं? नवरत्न के नाम से जानते हैं। आज तक भारत में सिर्फ नवरत्न सिर्फ 2 ही आदमियों के दरबार में रहे हैं, एक तो चंद्रगुप्त सेकंड और एक मुगल बादशाह अकबर के नाम से आपको नाम याद रखना है, ठीक है। अब इनके दरबार में कौन कौन से नवरत्न थे मेरे भाई, तो नवरत्नों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि कौन कौन से नवरत्न थे। चलो मेरे भाई, तो नवरत्नों के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से नवरत्न थे। यानी ये कलर तो सही नहीं है मेरे भाई, एक इस वाले कलर से ले लेते हैं और एक इधर वाले से ले लेते, तो इसके बाद में एक इधर वाले से ले लेंगे, दो चार, एक इधर वाले से ले लेंगे, इसके बाद में एक इधर से हो जाएगा, एक इधर से हो, ठीक है। कितने हो गए? 4 और 2 6। एक मेरे भाई इधर से निकाल देंगे, है ना। और एक इधर से निकाल देंगे, एक इधर से निकाल देंगे। और कितने हो गए? अच्छा, जो बचेगा वो बाद में देख लेंगे। अब इनके नाम लिख देता हूं कि कौन कौन से नवरत्न है जो हमें याद करने। सबसे पहले आपको नाम याद रखना है मेरे भाई अमर सिंह। यहां से नाम लिखना शुरू कर देता हूं। अमर सिंह, अमर सिंह इनके नवरत्न में शामिल था। अमर सिंह के बाद में आपको दूसरा नाम याद रखना है मेरे भाई कालिदास। क्या नाम? कालिदास का आपने नाम सुना होगा। कालिदास ने तो बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे मेरे भाई, याद रख लेना ना। इसके बाद में वेताल भट्ट घटक पर, है ना, वेताल भट्ट। वेताल भट्ट के बाद में आपको याद रखना है घटक पर। घटक पर लिख दो, या फिर घटक सर नाम, ऐसा करके कुछ नाम हो सकता है, याद रख लेना। इसके बाद में छपनक हो गया, वरुरथी हो गया, शंकु हो गया, है ना। छपनक,
सपने के बाद में वरुणथी। ये वरुणी थी नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग पढ़ते पढ़ते ये वाला नाम भूल जाएंगे। अमर सिंह, कालिदास, बेताल भट्ट, घटक पर हो गया है ना, वरुण थी, शंकु, धनवंतरी और ब्रह्मवीर। एक आपका कौन सा हो जाएगा, शंकु हो जाएगा। शंकु के बाद में धनवंतरी हो जाएगा। धनवंतरी के बाद में आपका कौन सा हो जाएगा, ब्रह्मवीर हो जाएगा, ब्रह्मवीर। अब इनको काउंट करो, तीन, तीन छह और तीन नौ। ये लो जी, ये नौ रवर्तन थे, वो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहा करते थे। ये बात आपको याद रख लेनी है। और ये वो चंद्रगुप्त सेकंड है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने के बाद में कौन सा संवत चलाया था। तब आपको नाम याद रखना होगा कि इस आदमी ने विक्रम संवत चलाया था। कौन सा संवत, विक्रम संवत किसने चलाया था मेरे भाई, तो चंद्रगुप्त सेकंड ने चलाया था। ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछने वाली बात है, याद रख लेना। ठीक है, आगे वाले पे प्रश्न पे चले, अगले वाले राजा पे चलते हैं मेरे भाई। आगे वाला जो राजा बना था उसका नाम है मेरे भाई कुमार गुप्त। क्या नाम है, कुमार गुप्त। कुमार गुप्त को महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है। शायद ये हो सकता है कि इस आदमी ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी के मध्य ये आदमी राजा रहा था गुप्त वंश का। 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी के मध्य ये आदमी राजा रहा था। ये पॉइंट आपको याद रखना जरूरी। ये आ गया अपना कुमार गुप्त। और कुमार गुप्त का आज तक जो पेपर में प्रश्न है वो कौन सा है तुम्हें पता है। कुमार गुप्त का जो आज तक पेपर में प्रश्न है मेरे भाई, वो ये है कि इसने नालंदा विश्वविद्यालय की क्या की थी, स्थापना की थी। याद रख लेना। इसका राज्य वो सौराष्ट्र से बंगाल तक फैला हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो ये है इनका कि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय ये मैंने आपको बौद्ध धर्म में पढ़ाया हुआ है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। ये बात आपको याद रखनी है। इनका जो साम्राज्य था कुमार गुप्त के शासन काल में, इनका जो साम्राज्य था वो मेरे भाई सौराष्ट्र जो क्षेत्र है ये कहाँ पर है, तो सौराष्ट्र क्षेत्र है वो गुजरात में है। कहाँ पर है, सौराष्ट्र क्षेत्र है वो गुजरात में। यहाँ से लेकर और आपका कहाँ तक फैला हुआ था, तो बंगाल तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। इनके साम्राज्य में मेन इनका एक ही प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय की। और इनके शासनकाल में पुष्यमित्र का विद्रोह हुआ था। पुष्यमित्र का विद्रोह, पुष्यमित्र का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था, तो इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। बस इनका जो मेन प्रश्न है, मेन पॉइंट याद रखने वाला है वो एक ही प्रश्न है, वो कौन सा है मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई, कुमार गुप्त ने की थी। ये मैंने बौद्ध धर्म पढ़ाया था तब भी आपको मैंने ये वाला चीज बताया था मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद में सकंद गुप्त राजा बनता है। 455 से लेकर 467 ईस्वी तक सकंद गुप्त नाम का व्यक्ति राजा रहता है। सकंद गुप्त नाम का राजा है वो 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक सकंद गुप्त नाम का व्यक्ति है, वो यहाँ का क्या रहता है, राजा रहता है। सकंद, अब देखो छोटे छोटे राजा, कोई खास लंबी चौड़ी बातें नहीं है, बस एक दो बातें आपको याद रखनी है और ज्यादा लंबी चौड़ी बात इनकी नहीं है। सकंद गुप्त के बारे में ऐसा कहा जाता है कि मेरे भाई जूनागढ़ अभिलेख में ये लिखा है कि इसके सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था और इनके शासनकाल में हुनों का आक्रमण हुआ था। शायद मैंने आपको ये बात बताई हुई है सुदर्शन झील वाली, मौर्य वंश में मैं आपको बता के आया हूँ, है ना। अब आप मौर्य वंश में मैंने आपको बताई हुई है कि सुदर्शन झील का पुनः निर्माण, सौराष्ट्र वाली है ना सुदर्शन झील, इनका कर्णदत्त का पुत्र चक्रपालित था। सुदर्शन झील का पुनः निर्माण, बस यहाँ पर मैं एक ही लाइन लिख रहा हूँ, ये बात मैंने मौर्य सम्राट अशोक में आपको पढ़ाई हुई है, तो आप दोनों दो बार रिपीट हो गई। सुदर्शन, सुदर्शन झील का संबंध 4 राजाओं से मैंने आपको ये बात बताई है। और इनके शासनकाल में हुणों का आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ था,
हुनों का आक्रमण, इनके शासनकाल में हुनों का आक्रमण हुआ था। बस ये दो ही बातें आपको याद रखनी है, बाकी इनकी कोई भी बात इंपॉर्टेंट नहीं है। सकंद गुप्त के बाद में अगला जो राजा बनता है मेरे भाई, इसके बाद में कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग चलते हैं मेरे भाई अगले वाले टॉपिक पे, है ना। आगे चलो, आगे हम लोग इनकी पढ़ते हैं मेरे भाई उपलब्धियां। थोड़ी सी इनकी उपलब्धियों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि उपलब्धियां भी एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, है ना। अब गुप्त वंश के राजा थे जितने भी, वो गुप्त वंश के राजा किसको मानते थे, तब आपको बताना है कि गुप्त के वंश के जो राजा थे वो वैदिक धर्म को मानते थे। किसको? वैदिक धर्म को भी मानते थे। लेकिन गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म को भी माना था, बौद्ध धर्म को भी संरक्षण प्रदान किया था, और जैन धर्म को भी संरक्षण प्रदान किया था। यानी कि वैदिक धर्म को मानने के बाद में भी इन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को संरक्षण प्रदान किया था। ये बात आपको याद रखनी है। गुप्त वंश के जितने भी राजा वो वैदिक धर्म को मानते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को भी माना था। जबकि गुप्त वंश में जितने भी राजा थे, उनकी जो राजकीय भाषा थी उनका क्या नाम था, तो गुप्त वंश में जितने भी राजा थे उनकी राजकीय भाषा संस्कृत थी मेरे भाई। यानी ये सारे काम संस्कृत भाषा में किया करते थे, ये बात है। हाँ, अब आपसे ये भी बात है मेरे भाई कि ये उच्च वर्ण के लोग थे ना, जो संस्कृत बोला करते थे, है ना। संस्कृत नाटकों में स्त्री व शुद्र प्राकृतिक भाषा बोला करते थे। जहाँ संस्कृत भाषा में अभिज्ञान शाकुंतलम हो गयो, रघुवंशम हो गयो, कालिदास का लिखड़ है, मरीच कट्टिकम शूद्रक को लिखड़ है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त को लिखड़ है, अमर सिंह कोशकार अमर सिंह को लिखड़ है। तो ये सारी की सारी चीजें संस्कृत भाषा में लिखड़ी है मेरे भाई, है ना। अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई गुप्त काल में भी ये प्रसिद्ध लोग हुआ करते थे, है ना। और स्त्रियों का भी इनका हक हुआ करता था। धार्मिक काम में ये पत्नी को साथ रखा करते थे। पति की मृत्यु के बाद में इनकी पत्नी का हक हुआ करता था, ये बात आप याद रख लेना। और दान दी गई भूमि है ना, ये एक बात और याद रख लेना। हाँ, गुप्त काल में जितने भी राजा हुए ना, हाँ अच्छा एक बात और, दान की भूमि, दान की भूमि को इनके शासनकाल में क्या कहा गया है, तो दान की भूमि को अग्रहार कहा गया है। गुप्त वंश के राजाओं ने सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को दान दिया था, ये बात आपको याद रखना है। ब्राह्मणों व मंदिरों को दान दिया था। किसको? ब्राह्मणों व मंदिरों को दान दिया था, ये बात आपको याद रख लेनी है, क्योंकि ये बात जरूरी है मेरे भाई। गुप्त वंश में जितने भी राजा हुए ना, उन्होंने या तो ब्राह्मणों को दान दिए, या फिर ब्राह्मणों को अलावा किसको दान दिए मेरे भाई, मंदिरों में। इसके अलावा गुप्त काल में मेरे भाई अजंता की गुफा, एक तो ये याद रख लेना, और एक आपको एलोरा की गुफा। अजंता और एलोरा की गुफा है, ये किस काल की देन है, तब आपको बताना है गुप्त काल की देन है। अजंता और एलोरा की गुफा ये भारत में कहां पर बनी हुई है, तब आपको बताना है कि महाराष्ट्र में बनी है। कहां पर है? महाराष्ट्र में 1983 में, 1983 में इन्हीं गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल कर लिया था। ये बात भी आप थोड़ी सी याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। गुप्त काल में जो समाज था ना, यहाँ पर इनके शासन काल में जो समाज था वो चार भागों में विभाजित था। ये समाज के बारे में भी ऐसा लिखा हुआ है मेरे भाई कि गुप्त काल में समाज भी चार भागों में था। कौन कौन से भाग में था मेरे भाई? एक ब्राह्मण था, उच्च वर्ग, ये लोग संस्कृत बोला करते थे। इसके बाद में क्षत्रिय था, क्षत्रिय के बाद में वैश्य था, और वैश्य के बाद में शूद्र था। ये चार समाज थे। और इन चारों का जो पहली बार उल्लेख है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, ये बात आपको याद रख लेनी है। गुप्त काल में गणितज्ञ आर्यभट्ट हो गया, वराह मीर हो गया, है ना, ये गणितज्ञ थे, ये भी बात बता देता हूँ। गुप्त काल में दो चार गणितज्ञ गए थे, जिनमें एक नाम आपको याद रखना है, आर्यभट्ट। क्या नाम है? आर्यभट्ट। ये बड़ा गणितज्ञ था। और आर्यभट्ट ने किसकी खोज की थी मेरे भाई? तो शून्य की खोज की थी। किसकी खोज की थी? आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। इसके अलावा विराह वराह मीर, है ना, एक आपको वराह मीर या नाम याद रखना है, वराह मिहिर, ये भी गणितज्ञ था। इसके अलावा एक आपको नाम याद रखना है, ब्रह्मागुप्त।
अब ये ब्रह्मा गुप्त था, ये गुप्त काल में महान ज्योतिष था मेरे भाई, ज्योतिष की बातें बताया करता था, ये बात आप याद रख लेना। आर्यभट्ट ने किसकी खोज की थी? शून्य की खोज की थी, याद रख लेना, एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है मेरे भाई, है ना। ठीक है बात। ये लो जी, गुप्त काल में जितनी भी जो बातें थी, मेन मेन जो बातें थी, वो हमने सारी की सारी कवर कर दी मेरे भाई। गुप्त वंश में जितनी भी बातें थी वो हमने सारी कवर कर दी। आपके लेवल का गुप्त वंश इतना ही था। अब हम लोग कल एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए सब साथियों को नमस्कार, जय हिंद, और अपना ख्याल जरूर रखिएगा।